नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद ESM चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा आप देख रहे हैं कि एग्जाम विद ESM पर चैनल पर आपके लिए आधुनिक भारत का घटना चक्र चलाया जा रहा है, जो कि आपके किसी वनडे एग्जाम के लिए, जैसे कि कोई रेलवे का एग्ज़ाम है, चाहे ग्रुप डी का है या RPF का एग्ज़ाम है, SSC, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग या कोई PCS और समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो से पहले 2-3 वीडियो ले चुका हूं, जिसमें गवर्नर एवं वायसराय तक की बात हुई है हमारी और आपकी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। वीडियो देखने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। ये मेरा अनुरोध है, निवेदन है। आइए देखते हैं वीडियो को। तो है क्या टॉपिक, क्या है हमारा? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कैसे हुआ, किन किन कमियों से हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मतलब अप टू अर्थ हुई या डाउन कहें हुई है, जो डाउन टू अर्थ। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या प्रभाव पड़ा हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश की नीतियों में। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। ठीक है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। ये कब हुआ था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी कहते हैं या नामों से जाना जाता है। कैसे? ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर थे, उनके समय में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। इसमें कितने नाम हैं? देखिए सुनिए, स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी। अब इन किसी नाम से पूछ लिया जाता है कि यह किस गवर्नर के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 आदि। यह व्यवस्था बंगाल, ठीक है, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू हुआ था। कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र तक लागू हुआ था। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत मतलब पूरे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस्तमरारी में या कहीं मालवारी में कितने 19% क्षेत्रफल शामिल था। पूरे ब्रिटिश क्षेत्रफल, जितना ब्रिटिश का राज था, ब्रिटिश का क्षेत्रफल था, उसमें 19% हिस्सा इसमें शामिल था। मित्र, आपसे एक बात जरूर कहूँगा, यदि मेरी क्लियरिटी आपको समझ में आ रही हो, मेरा समझाया हुआ, मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है। यदि आपके लिए कोई सूचित गाइडेंस भी होगी तो उसे मैं मानने के लिए बाध्य रहूँगा इस चैनल पर। नेक्स्ट देखते हैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत, किस व्यवस्था के अंतर्गत? इस्तमरारी, यही व्यवस्था के अंतर्गत, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया। ठीक है, जिससे भूमि की लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था। क्लियर? भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिससे क्या करना करता था? भूमि की लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने खास पास रखना था। 1/11 भाग जो था वो अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। इसके अंतर्गत कौन से थे, ये भी हमें अंडरलाइन करने योग्य है। तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में 51% भूमि थी और स्थायी बंदोबस्त में 19% थी। ये याद रखो। स्थायी बंदोबस्त जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में, इसमें उड़ीसा और बंगाल और उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र था। ये चीजें हैं याद करने लायक। ठीक है, अब देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। इस व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो जन्मदाता थे वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे।
तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामल जिले में लागू किया गया था। याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पीसीएस और समीक्षा अधिकारी ऐसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और कई बार आया है। पीवाईक्यू जब आप लगा के देखेंगे तो आप कहेंगे, और अभी देखो आप घटना चक्कर से ही हम पीवाईक्यू आगे लगवाएंगे। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई तो तमिलनाडु के बारामल जिले में, और यदि पूछा उसके बाद तो मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग। कुर्ग आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, याद रखें, कुर्ग क्या है, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, लागू की गई थी यहाँ पे। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए, और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से ये स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हुए। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या है। इस व्यवस्था ने, ये रहा, इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त में 19%, क्लियर। फिर ये आ गया आपका रैयतवाड़ी में 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी। भाई साहब, इस व्यवस्था में क्या था कि लगान की जो वसूली थी वो कठोरता से की जाती थी, ठीक है। लगान की दर काफी ऊंची भी थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट व्यवस्था क्या है, महलवाड़ी पद्धति। महलवाड़ी में 30% थी। कुल भू राजस्व जो था, भू ब्रिटिश राजस्व था 30% थे, मतलब 19, 51, 30, क्लियर। देखिए महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल कैसे कहते थे, जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यदि कोई भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज की मुखिया लोग भूमि को संभाल लेते थे। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश के, कहाँ पे, यह पद्धति उत्तर प्रदेश की मध्य प्रांत, पंजाब में लागू की गई थी। क्लियर। 30% था। अब सुनो मेरी बात को, तीनों सुनो। हमने पढ़ा सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में 19%। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में कहाँ पे हुआ, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, मतलब जिले में, क्षेत्र में। क्लियर है ना। एक एक पॉइंट अगर क्लियर हो रहा है मेरी बातों से, बार बार मैं उस रिवीजन करवा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके मैं जरूर बताना अगर समझ में आ रहा हो। क्लियर। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेल पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया कर या ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों में भारत नहीं थी। ब्रिटिश काल में, ये इंपॉर्टेंट लाइन देखो, ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाममात्र का शुल्क लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन ने भारी शुल्क लगाया था। भैया भारत की अर्थव्यवस्था क्यों डाउन ना हो जाए, अपने शुल्क, अपने आयात पर तो बहुत कम शुल्क लगा रहे थे ये लोग, और अब भारत के जो निर्यात पर ब्रिटेन जो शुल्क लगाती थी बहुत भारी शुल्क लगाती थी। इसी यही कारण थे, काफ़ी कारण थे, आप देखते जाएं कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो गई थी, है ना। अब देखते हैं धन के बहिर्गमन या अपवाह, मतलब बहिर्गमन मतलब बाहर जाना की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण होना। क्लियर। बहिर्गमन का मतलब समझ गए ना। इसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्य या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी ने देखो क्या कहा है। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेख एवं पुस्तक क्या थी, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पावर एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
द वांटेड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया द तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपनी अफवाहें सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सारी बुक्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लें, एक जगह नोट कर लें और रट लें। रमेश चंद्र दत्त ने क्या कहा है? रमेश चंद्र दत्त कहते हैं धन की बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक है रमेश चंद्र दत्त की, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। इन्होंने रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक में कहा था ये बात कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों को निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा है। धन का बहिर्गमन है सर सैयद अहमद खां। अब सुनिए, सर सैयद अहमद खां वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। सर सैयद अहमद खां क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। भाई साहब, सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार भी थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। समझ रहे हो ना? वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे या नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। क्या लिखा है? दादा भाई ने अंग्रेजी राज्य के शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ये किसने कहा है? दादा भाई नौरोजी ने कहा है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में कहा है। ठीक है, ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी और उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। ड्रेन का मतलब क्या था? बहिर्गमन। दादा भाई नौरोजी 1825-1917 ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। याद रखें, दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसके कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। क्लियर? अब देखते हैं हम क्वेश्चन। और देखो, क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट देखेंगे। उसका जो विस्तार रूप है ये अब जब रिवीजन कर रहे हैं अभी आप मेरे साथ, इससे पहले आपने कई बार पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, हम रिवीजन के तौर पे एकदम फटाफट क्वेश्चन को लगवाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थीं? तो आंसर आपके देखो, क्वेश्चन 3 है और 3 क्या कह रही है ये देखो। पहले 3 है। नंबर 1 है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग लाए जाने वाली निधि। बिल्कुल सही है, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत से जा रही थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नंबर 3 है भारत के बाहर हुए युद्धों लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली निधि। तो बी सही है आपका, 1 और 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आता है सेकंड क्वेश्चन। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। ठीक है, नंबर 2 3 देखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 4 है इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो भैया अभी बताया था, इस्तेमारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 ईस्वी में। और उस समय इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी भी सब जारी करते थे। 19% भू पूरी जो मतलब ब्रिटिश की क्षेत्रफल था उसमें भू 19% था। 1/11 भाग मालिक को रखना था, 10% 11 भाग कंपनी को देना था। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ? तो स्थायी बंदोबस्त अभी बताया लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किसके समय किससे किया गया? जमींदारों से किया गया। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया। 7 नंबर
फिर 8 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने, देखो अगर हम ज़्यादा तेज हों तो अपने हिसाब से स्लो कर लेना, और स्लो हो तो भाई फास्ट कर लेना, लेकिन पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से इत्मीनान से देखना जरूर है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर यहीं से आते हैं एग्जामों में ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो सी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, अब इससे पहले आपको एक शेर सुनाते हैं और मोटिवेट होकर पूरा क्लास को अच्छे से देखिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, क्या है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ठीक है, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जब आप पूरे दिन अपनी पढ़ाई कर लें बहुत इत्मीनान से, उसके बाद जब शाम को लेटें तो रिवीजन के तौर पे ये हमारे एग्जाम विद ESM पर जो वीडियो पड़ी रहती हैं ये अवश्य आप देखा करें, इससे आपका रिवीजन बहुत जल्दी होगा। और साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, UPPCS मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ कब हुआ था? 1793 में। अभी सब कुछ बताया था ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो इसके ABC एक भी क्वेश्चन सही नहीं है। कहता है कि रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ऐसा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का आधिपत्य बनाना, ऐसा भी नहीं था। सी नंबर है, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ऐसा भी नहीं है। तो ये तो भाई तीनों गलत हो गई। इसका चलो हम देख लेते हैं विस्तार रूप। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, लेकिन जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। क्लियर है। अब देखते 11 नंबर क्वेश्चन। प्यार से मोहब्बत से देखो, एकदम पूरा इत्मीनान से आप अपने अंदर उतार लीजिए। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन है, चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? बताइए क्या कारण था? तो इसका कारण था जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। क्लियर। अब देखते क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। सी नंबर इसका सही है। बोल रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा किया गया था। क्लियर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रभाव किए जाने से संबंध था? तो नंबर है सी, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। आप एक बार क्वेश्चन फिर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रभाव किए जाने से संबंध थे? तो अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी तो बंगाल और मद्रास में। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली, देखो भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त थी वो तो बंगाल में थी, हुई थी शुरुआत, और रैयतवाड़ी मद्रास में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे, कौन सी से? तो रैयतवाड़ी से थे। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था तो पश्चिमी भारत में और दक्षिण भारत में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो मुनरो रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी तो टॉमस मुनरो ने की थी। क्लियर है ना।
क्वेश्चन नंबर 20 है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो ये कहाँ लागू किया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग बहुत अच्छे इत्मीनान से देखें क्वेश्चनों को। क्लियर? अब देखते हैं 22 क्वेश्चन। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इसके तीनों सही हैं क्योंकि तीनों ये करेक्ट बैठ रहे हैं। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 23, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जमींदार माना जाता था। तो इसका आंसर होगा आपका रैयतवाड़ी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण है आर। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, बिल्कुल सही है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, बिल्कुल सही है ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, व्याख्या भी सही करता है। क्लियर? नेक्स्ट है 25 बोला, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1900 में पारित किया गया था। क्लियर? 26 नंबर क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में हुई थी स्थापना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। देखिए, जजमानी, दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ जजमानी, बाराबलूट, मिरासिस, अड़ाड़ी, दूसरी तरफ है उत्तर भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसे मिलान करोगे तो जजमानी से उत्तर भारत, बाराबलूट से महाराष्ट्र और मिरासिस से तमिलनाडु और अड़ाड़ी से कर्नाटक। 28 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी आरओ में देखो तो 2021 में आया हुआ, यह पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया है, इसमें दिया नहीं, लिख के आया है। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो ये 40% व्यय होता था। 29 नंबर है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे दी गई है। तो देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जाता है, ए नंबर। बी नंबर, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वार्षिक प्रतिफल नहीं मिलता था। सी है, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। और डी नंबर है, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश के दिन प्रतिदिन अधिकारी गरीब बनता जाता था। तो इसका आंसर बी सही होगा। क्या है? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अब हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी। 31, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ठीक है दोस्तों, मित्र बहुत अच्छे से देखते जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें और जो भी डाउट हो कमेंट में करके जरूर हमें बताएं, कमेंट जरूर करें। धन की निकासी अगर गलत है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तेज पढ़ा रही है या स्लो पढ़ा रही है, जैसा भी है कमेंट जरूर करें। कथन 1 देखें, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसका आंसर क्या होगा? 32। अभी और है इसका 1-2 कारण। अच्छा, ए, तो देखते हैं 32 का ए ही सही है ना, दोनों सही है। धन की निकासी का स्वरूप प्रतिफल निर्यात था। अब देखते हैं 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, श्री सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। 33 का तीनों सही है। अब देखते 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे, ये हमने आपको बताया भी था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1901 में हुई थी।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने, अभी हम पढ़ा के आए ही हैं। क्लियर भाई? 36 क्वेश्चन हो गया। अब आपको पढ़ने को कौन सा मिलेगा? 36 के बाद 37 बोला, कह रहा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो कौन से पे? उदारवादी दल में। 38 बोल रहा है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, इकोनॉमिक डैन थ्योरी। अनौद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकरणों या एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो दोनों सही है कथन भाई। ठीक है दोस्त, कथन आपके ये दोनों सही है। अब आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीय में आत्मविश्वास जगाया। अब है नंबर 3, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। केवल एक सही है, एक सही है। वो क्या बोल रहा है? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किसने यह विचार दिया या किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति बहुत घिनौनी हो चुकी है। अब इसका देखो, ये सुनते हैं हम, क्या इसका सारांश पढ़ते हैं। क्या आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं ना? कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और समझ में आए या ना आए मेरी सीधी सी जोर दे के ज़बरदस्ती ये भी कहना है कि बहुत अच्छे से कंप्लीट करें घटना चक्र को। घटना चक्र PDF मतलब घटना चक्र बुक पढ़ें आराम से बैठ के, फिर वीडियो को देखें, बार बार देखें, बार बार पढ़ें। एग्जामों में सब यहीं से आता है। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है। तांतुभाई बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वालों बुनकरों को जन्म दिया तथा ये समाज के केंद्र बिंदु बन रहे थे, किंतु अब इस देश में सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। 42 क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर एक बार क्वेश्चन को सुने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। नेक्स्ट है 43। औरंग बेनियान मिरासीदार, एक तरफ राजकोष का प्रभारी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, राज्य का नामित राजस्व। ये बोला युगों पर विचार कीजिए। एक अभी युग और होगा, देखो कौन सा है। यही नहीं है तो तीनों पर, मतलब 2 और 3 सही है इसके आंसर। ठीक है। 44 क्वेश्चन है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 45 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो भारत दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, इसकी सही व्याख्या करता है। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति। क्लियर है ना? इसमें हम 1857 की क्रांति भी पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति क्या है, आइए देखते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। बहुत अच्छे तरीके से सुने, यहाँ से क्वेश्चन तो आपको सबको मालूम है आते ही आते हैं। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग में को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में ये अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्मों को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम
यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 24वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। क्या दंड दिया गया? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थीं, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों के ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं थे। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यह यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार भी कर दिया, खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली की लाल किले पर पहुंचने पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी थी। नेक्स्ट है, बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म मूल नाम इनका मणिकर्णिका का था। 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गई। इस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। क्लियर? डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। याद रखें कि झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य 1854 में हुआ था। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को भी वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। लखनऊ का आरक नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट? लखनऊ में विद्रोह का आरंभ 30 मई 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिजेश कादर को नवाब घोषित किया। क्लियर? तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिडेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान कौन थे? नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने क्रांतिदूत के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्रांतिदूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे 1814 से 1859
रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में योला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया। जब बात अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि तात्या टोपे किसने पकड़वाया, तो मानसिंह ने, मित्र थे। जब वे पारों के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे, यहाँ से उन्हें पकड़वाकर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह थे। ये आ जाता है क्वेश्चन। बिहार के तत्कालीन शाहजाबाद जिले जगदीशपुर से संबंधित थे। असम में दीवान मनीराम दत्त थे 1857 में। वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट औवा के ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट पॉइंट क्या, औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद ने 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने, दोस्त अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दिया करिए। यह क्लास सभी स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है या पीसीएस की तैयारी कर रहा है। सभी मित्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे बहुत साबित होता है। तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना देखेंगे, उतना रिवीजन आपको होगा और एक एक पॉइंट समझ में आएगा। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करें। ठीक है, 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। मिर्जा गालिब की बात कर रहे हैं। 1857 के स्वतंत्र संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। भाई रे बताओ, आता है ना। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सन दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। बताइए, समझ रहे हो ना। और ये सिंधिया नहीं हुआ विद्रोह में सम्मिलित, और कैनिंग ने जबकि कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। कहाँ पे है ये पॉइंट, ये रहा। और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंग तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। इन लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की और टिप्पणी करके कहा कि ये सब गधे हैं। मतलब ये तो बात कहने की है, लेकिन उसने टिप्पणी बहुत सही कहा कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफानों के आगे बांध की तरह काम किया है। बिल्कुल सही है, वरना यह तूफान एक लहर में हमें बहा ले जाता। अगर ये लोग क्रांतिकारियों के साथ में साथ दे देते तो उसी समय बहुत कुछ होता ना। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। बहुत अच्छे से देखो, और मेरी यही कोशिश है कि आप पूरी वीडियो को बहुत सरलतापूर्वक देखें। देखो कितना मज़ा आता है, और मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पूरा अच्छे से देखें। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग
भारत में कंपनी द्वारा नियुक्ति अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का पहला वायसराय था। ये न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया गया। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्फोट पामिस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज आते हैं कि 1857 की क्रांति जब भारत में हुई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो पामिस्टन प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तक रहा तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक रहा। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेता में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। बहुत तरीके से देखना, ये पूरा PDF इम्पोर्टेंट है। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 14 सितंबर 1857। क्या बोल रहे हैं ये? 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर है ना? मजा आ रहा है? चलिए एक शायरी और सुनाते, फिर यहाँ से पॉइंट मारते हैं। नेक्स्ट पूरा वीडियो देखो, बीच बीच में शायरी मजा देती है ना, तो शायरी देखो। शेरी शायरी है, अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। समझ में आया? कि यदि आप अपनी, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपनी जगह सही हैं, सही रास्ते पर चल रही हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति को साबित मत करो। जैसे घर, मोहल्ला, पड़ोस, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार जो भी हैं, हित, प्रेमी, प्रेमिका, प्रेम, जो भी है, किसी को अच्छे बनने की साबित ना करो, बस खुद अच्छे बनकर सही रास्ते पर चलते रहो। क्योंकि आपको कोई कभी अच्छा, अगर जो अच्छा मानेगा वो हमेशा अच्छा मानेगा और जो बुरा कहेगा वो हमेशा बुरा कहेगा। तो आप अपने हिसाब से अपने रास्ते पर चलते रहिए, ठीक है। इसी को लेकर एक शेर और है, सफ़र कल भी था, सफ़र आज भी जारी है। सफ़र कल भी था, सफ़र आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं, मगर कोशिशें आज भी जारी हैं। तो लगे रहिए मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंस की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गई। सर जेम्स आउट्रम एवं W. टेलर 1857 विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार केवल सैनिक विद्रोह था। T.R. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता बीच युद्ध था। B.D. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। ये याद रखें, बहुत तरीके से तैयार की गई है और इनकी जो पुस्तक है, रचयिता लेखक हैं, वो अच्छी तैयार रखें। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक, इन्होंने भी कोई पुस्तक लिखी है, असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई। भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया? तो R.C. मजूमदार, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनी एंड द
रिवाइलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। किसकी थी? आरसी मजूमदार की। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया। ये हम लोग याद रखने के योग्य हैं। कब हुई, कहाँ हुई, किसने सुनाया, ठीक है। इसमें भारत में कंपनी शासन की समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह। दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज ने नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से 140 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में 1:3 का अनुपात रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से लिया गया। अब देखते हैं अपना प्रश्नकोश। प्रश्नकोश क्या है, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये 1856 दिसंबर 1856 में पारित की गई थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, तो अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, बी नंबर सही है। थर्ड है मंगल पांडे की घटना हुई थी, मंगल पांडे की घटना हुई थी तो बैरकपुर में हुई थी। 4 नंबर है मंगल पांडे के विप्लव से जुड़े हैं तो बैरकपुर, ठीक है। पूरा देखिए अच्छे से, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट है 5 नंबर मंगल पांडे सिपाही था तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 6वीं कंपनी के एक सैनिक थे, जिसमें नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो वक्त खान को दिया था। क्लियर। 7 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति एक प्रमुख कारण था। 8 नंबर क्वेश्चन है 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरीय भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं? तो W.H. रसेल। 9 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 10 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 11 ये यूपीपीसीएस 9 मेंस 2008 में आया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 12 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। क्लियर है, सब कुछ देखते आइए, बस एक बार एक सरसरी नज़र से आप लोग देखते रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 13 है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महालक्ष्मीबाई की जन्मस्थली थी वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन करता था? तो बताइए फटाफट। खान बहादुर सिंह। 16 है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। 17 में रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा तो ह्यूरोज से सामना करना पड़ा। फिर 80 नंबर क्वेश्चन देखिए 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। क्लियर, अवध की बेगम के लखनऊ में आगे बढ़ा। अब देखो 19वां क्वेश्चन, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल थी।
20 नंबर क्या है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। अब देखते क्वेश्चन नंबर 22। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी तो अवध से थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे थे। क्वेश्चन नंबर 24। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे तो नाना साहब के। क्लियर? ऐसे ही देखते रहो मेरे साथ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो 26 है आपका, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग? तो सबको मालूम तात्या टोपे। 27 नंबर देखो, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो बिहार से थे कुंवर सिंह। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। बहुत इजी है, कई बार आए लेकिन रिवीजन तो पढ़ना पड़ता है भाई। 31 नंबर देखते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया? तो बिहार में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह। वही आ रहा है बार बार, है ना। फिर देखो 33 भी कुंवर सिंह। अब 34 देख रहे हैं, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 विप्लव? तो कुंवर सिंह। इसमें जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 36 फिर देखते हैं, पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे तो राजा राजपूत कुंवर सिंह। किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के देखते रहिए आप। 37 नंबर है, 1857 क्रांति का नेता था असम में तो दीवान मनीराम दत्त थे, असम में। क्लियर? 1857। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो क्या था? जगदीशपुर। क्लियर? 43 अब देखते हैं क्वेश्चन। 40 पहले 39 देखो। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तो अववा के ठाकुर कुशल सिंह। 40 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर। 41 निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने। 42 निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमद रसूलुल्लाह साहब। नेक्स्ट देखते हैं 43 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? गालिब। 44 क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था तो आगरा में। 45 है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह। 46 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? तो ऊधम सिंह नहीं थे भाई। 47 क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। क्लियर? 48 देखते हैं, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह को तटस्थता बनाए रखी, मतलब कुछ नहीं सहायता की। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने नहीं लिया? तो साहूकार और कृषक ने नहीं लिया था, मजदूरों ने लिया था। 52 है क्वेश्चन आपका, पहले 51 देखो। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ नहीं था। 51 1857 के विद्रोह बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो बताइए भाई। केवल मुंगेर रहा है। 52 बोल रहा है कि बख्त खां, एक तब सूची 1 है, एक तब सूची 2 है। तो जो बख्त खां हैं ये कहाँ से थे? मौलवी अब्दुल्ला हैं, कहाँ से थे ये सारा बताएं। तो जो ए है उसका मिलेगा 4 से, तो बख्त खां है दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला कुंवर सिंह थे वो आपके
आरा, नाना साहब कानपुर है ना, मौलवी अब्दुल्ला अवध। इस तरीके से आप देखते रहें। क्लियर है। मगध खां दिल्ली, मौलवी अब्दुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। अब ये भी इसी कुछ तरीके से हैं, तो ये भी देखते हैं। नाना साहब जो थे कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला खान लखनऊ और मनीराम दत्त असम। इधर देखते हैं 54 में इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो किसी में सक्रिय भाग किसी ने नहीं दिया 1857 के विद्रोह में, ठीक है। और 45 के बाद 45 देखते हैं, तो नाना साहब ये सब मिलान फिर आ गए, वही जो हमने कि अभी देखे हैं। 1856 का देख रहे हैं, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। 57 नंबर क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। आपको सबको मालूम है 1857 में। 1856 से 62 तक रही है लॉर्ड कैनिंग। अब 58 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 58 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग। सब कोई क्वेश्चन रिपीट हो रही है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। बैरकपुर में कौन था, तो हैर से ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर पूछेगा। ये UPPSC RI में पूछा गया ये क्वेश्चन 2014। और इसी तरीके का क्वेश्चन UPPCS 2024 में जो अभी एग्जाम हुआ 2023 वाला, 2025 में जो एग्जाम हुआ 2024 वाला, उसमें पूछा गया था इसी तरीके से। इसलिए हमें बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए घटना चक्र होगा ना। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 62 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पामेस्टन। 63 निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा, डी उपरोक्त सभी। कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलिस। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। क्लियर। अब देखते हैं 65 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्यों की एकता की कमी थी। बिल्कुल सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। बिल्कुल सही है। डी नंबर सारे सही है ना। अब देख 66 क्या बोल रहा है। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया। बिल्कुल सही है। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। ये सही है पूरा, है ना। अब देखते हैं 67 बोला निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो किन्होंने खोया था, जनरल नील ने, मेजर जनरल हैवलॉक ने और सर हेनरी लॉरेंस ने। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ये सब। 68 में क्या बोल रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतर आए थे। बिल्कुल सही है। और स्पष्टीकरण भी सही करता है ना। अब देखते हैं 69 नंबर। तो 69 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो सर जेम्स आउटरम एवं W टेलर। 70 देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, तो BD सावरकर। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया, BD सावरकर। 72 भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो कौन थे, SN सेन थे। 73 भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो सैयद अहमद खान। 47 तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्र संग्राम, यह कथन किसने कहा था, तो RC मजूमदार ने। 75 है किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्र संग्राम था। RC मजूमदार। 19वीं इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर RC मजूमदार और डॉक्टर SN सेन थे। 77 क्वेश्चन है आपका। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है,
तो इसने भारत में, सी नंबर क्वेश्चन सही है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 78 है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। 79 है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो रियायतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं 80, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने से किसी भी विचार का परित्याग। नंबर 2, भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। नंबर 3, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का निगमन। 2 सही है, 1 और 2 सही है। 81 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह पील आयोग। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से। आज पूरा यही टॉपिक 1857 क्लास में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।